हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोरल रीफ्स। अगर हम कोरल रीफ्स में पहले कोरल्स देखेंगे, ये जो कोरल्स होते हैं ये होते हैं एनिमल्स। ये कोरल्स एनिमल्स होते हैं जो कि रहते हैं सी बेड्स में। कोरल्स एनिमल्स होते हैं जो कि रहते हैं सी बेड्स में। और ये जो कोरल्स ये सिमिलर होते हैं जैसे कि कछुए होते हैं। कछुआ का जो अपर पोर्शन होता है, अपर स्केलेटन होता है, उस जैसा ये कोरल्स होते हैं। मतलब सिमिलर टू डाटा, जैसे कि कछुआ होता है वैसे ही ये कोरल्स होते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं कोरल्स, इनको एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, मतलब म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है एल्गी के साथ। मतलब एल्गी का होना इस कोरल के लिए ज़रूरी है। क्यों? ये जो एल्गी होता है इसमें जो फोटोसिंथेसिस करता है, ये फूड करता है प्रिपेयर। ये एल्गी जब फोटोसिंथेसिस करता है ये फूड करता है प्रिपेयर। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, यही फूड इस्तेमाल करता है कोरल। और इन टर्न ये जो कोरल होता है ये सिक्रेट करता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये सिक्रेट करता है। एल्गी की वजह से जो इस कोरल में फूड इस कोरल को फूड मिलता है, उस फूड को जब इस्तेमाल कोरल करता है वो इंटर्न सिक्रेट करता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ कोरल्स। कोरल्स की ग्रोथ के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो स्केलेटन होता है कोरल का, जैसा कि कछुए का अपर स्केलेटन अपर शेल बॉडी की होती है, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। और उसको बोलते हैं, उस स्केलेटन को, पॉलिप्स। उस स्केलेटन को जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है उसको बोलते हैं पॉलिप्स। अब ये जो रिलेशनशिप होती है एल्गी और कोरल की, ये जो कलरफुल होता है, कोरल्स कलरफुल होते हैं, उनकी कलर का वजह जो होता है वो होता है एल्गी। एल्गी की वजह से इन कोरल्स में कलर्स होते हैं, एल्गी की वजह से। और वी कैन से माइक्रोस्कोपिक एल्गी ज़ूज़ेनथेले। इस ज़ूज़ेनथेले जो कि कोरल में होता है उसकी वजह से इस कोरल में कलर्स दिखते हैं, ये कलरफुल होता है। और वी कैन से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्गी। अब ये जो कोरल होता है, कोरल सी बेड्स में पाया जाता है। ये कोरल्स मूव नहीं करते हैं, ये कोरल्स एक ही जगह पे रेस्ट में होते हैं। जब वहीं पे उनकी डेथ होती है वहीं पे ये फिर से ग्रो होते हैं। जब कोरल्स की डेथ होती है और वहाँ पे न्यू कोरल्स बनते हैं, जब उनकी डेथ होती है फिर नए नए कोरल्स बनते हैं। ये वहाँ पे एक मटेरियल जमा होता है, एक मटेरियल। उस मटेरियल जब बहुत सारा जमा होता है उसकी हाइट साइज बढ़ता है, उस चीज़ को बोलते हैं कोरल रीफ्स। उसको बोलते हैं कोरल रीफ्स। ये जो कोरल रीफ्स होते हैं इनकी इंपॉर्टेंस देखनी है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं कोरल्स, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आज हम सब इस टॉपिक में देखेंगे। कोरल जो होते हैं ये इनके दो तरह होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। अगर हम देखेंगे, एक होता है हार्ड कोरल, एक होता है हार्ड कोरल, दूसरा होता है सॉफ्ट कोरल। हार्ड कोरल होता है जो प्राइमरी बिल्डर्स ऑफ रीफ बिल्डर्स होते हैं, जिनसे रीफ्स बनते हैं, जो रीफ बिल्डर्स होते हैं उन कोरल्स को बोलते हैं हार्ड कोरल्स। मतलब जो कि रीफ बिल्डर्स होते हैं, रीफ बिल्डर्स जिनसे रीफ्स बनते हैं वो होते हैं हार्ड कोरल्स। और जो रीफ बना नहीं पाएंगे, मतलब जो रीफ बिल्डर्स नहीं होंगे, जिनकी वजह से रीफ्स नहीं बनेंगे, उनको बोलते हैं सॉफ्ट कोरल्स। अब इसके बावजूद अगर हम फर्दर टाइप्स ऑफ कोरल्स देखेंगे, इसके ब्रॉडली तीन किस्म होते हैं। एक होता है फ्रिंजिंग रीफ, एक होता है फ्रिंजिंग रीफ, एक होता है फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा होता है बैरियर रीफ, तीसरा होता है एटोल रीफ। एटोल रीफ
कोरल रीफ्स के 3 किस्म होते हैं, एक होता है फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा होता है बैरियर रीफ, तीसरा होता है एटोल रीफ। अगर हम वन बाय वन इनको समझेंगे, ये डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोलेंगे ये एक सी है, ये एक सी है। जब कोरल्स ग्रो होंगे शोर्स पे, कोस्ट्स पे, जब बॉर्डर लाइन पे, जब सी के शोर्स पे, बैंक्स के दरमियान और ओशंस, ये ओशंस के शोर्स में, कोस्टल एरियाज में ग्रो होंगे। फॉर एग्जांपल दीज आर कोरल्स। जब शोर्स के दरमियान, शोर्स पे, कोस्ट्स पे ग्रो होंगे कौन? कोरल्स। उस टाइप ऑफ कोरल्स को बोलते हैं फ्रिंजिंग कोरल्स। उस टाइप ऑफ कोरल्स को बोलते हैं फ्रिंजिंग कोरल्स, जो कि कोस्ट्स पे ग्रो होते हैं, जो कि शोर्स पे ग्रो होते हैं। और वी कैन से इन कोरल्स, फ्रिंजिंग कोरल्स को बोलते हैं शोर रीफ्स भी। क्या बोलते हैं? शोर रीफ्स, क्योंकि ये ग्रो होते हैं शोर रीफ्स, शोर्स पे। ये जो फ्रिंजिंग रीफ्स है ये मोस्ट कॉमन है, मतलब फ्रिंजिंग रीफ्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फ्रिंजिंग रीफ्स ही मतलब मोस्ट कॉमन होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन। कौन? फ्रिंजिंग रीफ्स। एमंग ऑल, अगर हम तीनों में से देखेंगे, मोस्ट कॉमन होते हैं यही फ्रिंजिंग रीफ्स। अब अगर हम बात करेंगे बैरियर रीफ्स की, बैरियर रीफ्स होते हैं जब कोरल, ये जो फ्रिंजिंग रीफ्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये है फ्रिंजिंग रीफ्स, जब इनके अंदर एक बैरियर, थोड़ी डिस्टेंस क्रिएट होगी, थोड़ी डिस्टेंस के बाद जब जो कोरल्स ग्रो होंगे, मतलब ये जो कोस्ट्स है, शोर्स है, इनके अंदर जब फॉर एग्जांपल ये है एक बैरियर, ये एक बैरियर है, ये वाला हिस्सा, ये एक बैरियर क्रिएट हुआ फ्रिंजिंग रीफ्स से। फिर जब ये बैरियर क्रिएट हुआ, उस बैरियर थोड़ी डिस्टेंस के बाद जो रीफ्स ग्रो होंगे, उन रीफ्स को बोलते हैं बैरियर रीफ्स। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे रीफ्स पाए जाएंगे, ये रीफ्स, ये रीफ्स, मतलब फ्रिंजिंग रीफ्स के बाद थोड़ा गैप होगा, थोड़ी डिस्टेंस होगी, तो एक बैरियर होगा, उसके बाद जो ये रीफ्स ग्रो होंगे, उन रीफ्स को बोलते हैं बैरियर रीफ्स। ये जो बैरियर रीफ्स होते हैं, ये होते हैं हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट एमंग ऑल। सब तीनों रीफ्स में से सबसे ज़्यादा, मतलब ये जो होता है, ये होता है लार्जेस्ट, वीकेंड और हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट। ये जो बैरियर रीफ्स होते हैं ये लार्जेस्ट होते हैं, हाईएस्ट होते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रीफ्स। अगर हम इस बैरियर रीफ की एग्जांपल देखेंगे, वो है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है एग्जांपल इस बैरियर रीफ की। वो सबसे लार्जेस्ट रीफ है जिसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर और विड्थ जिसकी है 65 किलोमीटर। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद होता है एटोल रीफ। एटोल रीफ पर अगर हम एटोल रीफ अब समझेंगे, एटोल रीफ वो रीफ होता है, फॉर एग्जांपल ये है एक ओशन, ये है एक सी। इस ओशन, इस सी में एक वोल्केनिक आइलैंड है। फॉर एग्जांपल ये है वोल्केनिक आइलैंड, VI वोल्केनिक आइलैंड। जब ये वोल्केनिक आइलैंड डाउनवर्ड्स मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, और यहाँ पे कोरल्स, इसके साइड में कोरल्स अपवर्ड्स मूव करेंगे। ये है कोरल्स, इस साइड भी कोरल्स है। जब वोल्केनिक आइलैंड एक सी में डाउनवर्ड्स मूव करेगा, इसके साइड में जो कोरल्स है अपवर्ड्स मूव करेंगे, इस साइड भी, इस साइड भी, और बीच में जो जगह क्रिएट होगी ये होगा लगून लैग की यहाँ पे। इस टाइप ऑफ रीफ जो वोल्केनिक आइलैंड डाउनवर्ड्स हुआ, रीफ्स अपलैंड अपवर्ड्स मूव है और उनके बीच में लगून लैग है, इस टाइप ऑफ रीफ्स को बोलते हैं एटोल रीफ। अगर अब हम इस कोरल रीफ्स की कंडीशंस की बात करेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए कोरल रीफ्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कंडीशंस की बात करेंगे, कंडीशंस क्या होने चाहिए, कंडीशंस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, किसकी? टेम्परेचर।
जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर होना चाहिए 20 to 27 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री टू 27 डिग्री। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कोरल्स जो है वो पाए जाते हैं ट्रॉपिक्स में। कहाँ पे? ट्रॉपिक्स में। ये है इनके टेम्परेचर का रेंज। ये कोरल्स होते हैं सेंसिटिव टू टेम्परेचर, वो हम लेटर ऑन थ्रेट्स टू कोरल्स में देखेंगे। ये है टेम्परेचर। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, डेप्थ की, ये जो डेप्थ होती है ये ग्रो नहीं करेंगे 180 फीट से ज़्यादा। डेप्थ 180 फीट की डेप्थ तक ये ग्रो करेंगे, उससे ज़्यादा ये ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि जब सनलाइट उतनी डीप नहीं जाएगी वहाँ फोटोसिंथेसिस एल्गी नहीं कर पाएगी। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये जो कोरल्स है इनके लिए ग़िज़ा नहीं बनेगा, तो ये ग्रो नहीं करेंगे। ये है कंडीशन सेकंड, डेप्थ की। अगर हम थर्ड देखेंगे, इनके लिए सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए। मतलब सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए। सेडिमेंट फ्री वाटर मतलब इनके लिए सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए। ये जो कोरल्स होते हैं ये ग्रो नहीं करते हैं माउथ्स ऑफ रिवर्स पे, और वी कैन से डेल्टाइक रीजन्स। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर आता है रिवर्स के साथ उनमें सेडिमेंट्स होते हैं, वो माउथ्स और डेल्टाज पे डिपॉजिट करते हैं। जब डिपॉजिट करते हैं वो ये जो कोरल्स होते हैं ये ग्रो नहीं करते हैं। कहाँ पे? माउथ्स और डेल्टाइक रीजन्स, क्योंकि सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए इनको। इसके बाद अगर हम देखेंगे सैलिनिटी की बात करेंगे, कंडीशन 4, सैलिनिटी। ये जो कोरल्स होते हैं ये ग्रो होते हैं सैलिन वाटर में, बट ज़्यादा सैलिन भी नहीं, ज़्यादा कंप्लीटली प्योर भी नहीं। मतलब 30% टू 35%, 30% टू 35% सैलिनिटी जब होगी ये ग्रो करेंगे। ना ज़्यादा सैलिन होना चाहिए वाटर, ना कंप्लीटली प्योर होना चाहिए। ये होते हैं कंडीशंस। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स की बात करेंगे, किसकी इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस। अगर इस कोरल रीफ्स की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, ये होता है शेल्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये होता है शेल्टर टू बायोडाइवर्सिटी, शेल्टर प्रोवाइड करता है। शेल्टर टू बायोडाइवर्सिटी मतलब ये जो कोरल्स होते हैं ये शेल्टर करते हैं, प्रोवाइड मोर देन 4000 स्पीशीज ऑफ फिशेस को। कितने? मोर देन 4000 स्पीशीज ऑफ फिशेस। मोर देन 4000 स्पीशीज ऑफ फिशेस को ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, एंड मोर देन 1000 स्पीशीज ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। मोर देन 1000 स्पीशीज ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये हुई शेल्टर की बात। सेकंड कंडीशन जो होती है वो होता है कार्बन सिंक। मतलब सेकंड इंपॉर्टेंस अगर हम बोलेंगे वो होता है कार्बन सिंक। ये जो कोरल्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन। क्या करते हैं? कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये एब्जॉर्ब करते हैं उसको बोलते हैं कार्बन सिंक। अदरवाइज अगर ये कार्बन एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जब सी में, ओशन में ज़्यादा होगी, एसिडिफिकेशन होगी और ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये है इनकी इंपॉर्टेंस, इट एक्ट एज ए कार्बन सिंक। अगर हम थर्ड इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कोस्टल प्रोटेक्शन की, कोस्टल प्रोटेक्शन मतलब ये जो कोरल्स होते हैं ये एक वेव और वीकेंड से सुनामी और हुरिकेन की डायरेक्शन चेंज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे 2004 में सोनेम कोस्ट जो है, जब सुनामी आई सोनेम कोस्ट में ये कोरल्स पाए जाते थे। उस कोस्ट में सबसे कम डैमेज हुआ है और वीकेंड से 0 डैमेज हुआ। देन डाटा बाकी जो कोस्ट्स थे, बाकी जो शोर्स थे उन पे जहाँ पे कोरल्स ग्रो नहीं थे, जहाँ पे कोरल्स मौजूद नहीं थे, डैमेज ज़्यादा हुआ वहाँ पे। देन डाटा दिस सोनेम कोस्ट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दिस कोरल इज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन, सोर्स ऑफ मेडिसिन, क्योंकि जो कोरल्स के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उनसे मेडिसिन बनते हैं जो कि हार्ट डिजीज़ और स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद अगर हम टूरिज्म की बात करेंगे,
ये जो कोरल्स होते हैं यंग कोरल जो होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट्स को, इससे बूस्ट होती है वर्ल्ड इकनॉमी, टूरिज्म का भी इसका मेन रोल होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे थ्रेट्स टू कोरल्स की, कोरल्स के थ्रेट्स की बात करेंगे, पहला होता है एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन क्या होता है? एसिडिफिकेशन होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ओशन वाटर में ज़्यादा होता है, वहाँ जो ओशन वाटर का पीएच वैल्यू डिक्रीज होता है, पीएच वैल्यू डिक्रीज होता है। जब पीएच वैल्यू डिक्रीज होगा ओशन वाटर एसिडिक बनती है और उस एसिडिक वाटर में जो कोरल्स है ये ग्रो नहीं कर पाते। एसिडिफिकेशन पहला थ्रेट हुआ, पहला काज हुआ। अगर हम दूसरा बात करेंगे, एसिडिफिकेशन के बाद कोरल ब्लीचिंग होती है। कोरल ब्लीचिंग होती है, हमने बात की पहले कि कोरल्स में होते हैं एल्गी और वीकेंड से माइक्रोस्कोपिक एल्गी ज़ूज़ेनथिले। जब कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है जब एल्गी कोरल से बाहर निकलता है। जब एल्गी कोरल से बाहर निकलता है, क्यों निकलता है? ड्यू टू टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, पोल्यूशन होगा, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स ऐड होंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। जब ये सब फैक्टर्स होंगे, एल्गी वहाँ से निकलेगा, वो कलर उसमें कलर एल्गी की जैसे होता है कोरल्स में कलर, जब एल्गी बाहर निकलेगा उनमें कलर वो वाइटन होंगे, उनका कलर वाइट होगा, वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और कोरल्स की डेथ होगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग मतलब जब एल्गी और ज़ूज़ेनथिले उस कोरल से बाहर निकलता है, वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, कलर चेंज होता है, उन कलर चेंज प्रोसेस को ही बोलते हैं दिस कोरल ब्लीचिंग। ये होता है फैक्टर सेकंड ब्लीचिंग। मतलब उनका कलर चेंज होता है। तीसरा अगर हम बात करेंगे वो होता है सी लेवल राइज। सी लेवल राइज हमने पहले ही बोला कि ये सेंसिटिव टू टेम्परेचर होते हैं। जब सी लेवल राइज होती है और ये जो कोरल की ग्रोथ होती है, वर्टिकल ग्रोथ, वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी सी लेवल राइज होती है। जब सी लेवल राइज होती है और वो जो डेप्थ हमने पढ़ा, डेप्थ ज़्यादा बढ़ती है, सन रेज वहाँ पे कोरल्स तक पहुँचती नहीं है, एल्गी तक पहुँचती नहीं है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, जब ग़िज़ा प्रिपेयर नहीं होता है, तो ये जो कोरल होता है इसकी डेथ होती है। और इसके बाद और एक प्रोसेस होती है इस थ्रेट्स में, वो होता है न्यूट्रेंट ओवरलोडिंग। न्यूट्रेंट ओवरलोडिंग को ही बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। न्यूट्रेंट ओवरलोडिंग को ही बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन होता क्या? जब न्यूट्रेंट्स ज़्यादा सी वाटर में पाए जाते हैं, जब न्यूट्रेंट्स इन कोरल्स में ज़्यादा होते हैं, जितने ज़्यादा न्यूट्रेंट्स होते हैं उतना ही डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ेगी। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होगी तो इस कोरल की डेथ होती है, इस कोरल की ब्लीचिंग होती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन और न्यूट्रेंट ओवरलोडिंग। वी कैन से न्यूट्रेंट ओवरलोडिंग। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल्स की बात करेंगे, ये मोर देन 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में पाए जाते हैं। 100 कंट्रीज से ज़्यादा में ये कोरल्स पाए जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में ये कोरल्स पाए जाते हैं फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ मन्नार में, दूसरा अगर हम देखेंगे पालक बे में पाया जाता है। तीसरा अगर हम देखेंगे अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। इंडिया की अगर हम बात करेंगे अंडमान निकोबार में। चौथा अगर हम देखेंगे लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। अगर हम इसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे कर्नाटक में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। गल्फ ऑफ मन्नार, पालक बे, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। इन जगहों पे ये पाए जाते हैं। कहाँ पे? इन जगहों पे ये पाए जाते हैं। अब अगर हम नटशल में बात करेंगे कोरल रीफ्स की, कोरल रीफ जो होते हैं
ये एनिमल्स होते हैं जो कि सी बेड्स और ओशंस में पाए जाते हैं। जब ये कोरल रीफ्स, इनको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और वी कैन से म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है। किससे होती है? वो होती है एल्गी से। एल्गी में जब फोटोसिंथेसिस होती है, और वी कैन से माइक्रोस्कोपिक एल्गी दैट इज ज़ूज़ेनथेली, जब उसमें फोटोसिंथेसिस होती है वो फूड प्रोवाइड करता है किसको? कोरल रीफ को। और कोरल रीफ जो होता है वो इंटरनल कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करता है। और ये जो अपर शेल होती है, और वी कैसे सेकेल्टन किसकी? कोरल्स की, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ का। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट कोरल्स की ग्रोथ का। अगर हम इसके बाद करेंगे बात इसके टाइप्स, एक होता है फ्रिंजिंग रीफ्स जो शोर्स मतलब सी के शोर्स पे, कोस्ट पे पाए जाते हैं, ग्रो होते हैं। उसके बाद होता है बैरियर, जो कि थोड़ी डिस्टेंस के बाद एक बैरियर क्रिएट होता है, वो बैरियर होता है कोस्ट लगून्स का, लगून लैक्स का होता है। इसके बाद थोड़ी डिस्टेंस के बाद जो ग्रो होंगे उनको बोलते हैं यही बैरियर रीफ्स। इसके बाद थर्ड वन अगर हम बात करेंगे वो है एटोल रीफ। एटोल रीफ वो होता है जो कि अगर एक सी, एक ओशन में वोल्केनिक आइलैंड होता है, वो डाउनवर्ड्स मूव करेगा, और इनके साइड में अपवर्ड्स मूव करेंगे क्या? रीफ्स। उस टाइप ऑफ रीफ्स को बोलते हैं एटो रीफ्स। इसके बाद अगर हम कंडीशंस की बात करेंगे, पहला होता है टेम्परेचर क्या होना चाहिए, और इनके साइड में अपवर्ड्स मूव करेंगे क्या? रीफ्स। उस टाइप ऑफ रीफ्स को बोलते हैं एटो रीफ्स। इसके बाद अगर हम कंडीशंस की बात करेंगे, पहला होता है टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 20-27 डिग्री। फिर होता है सैलिनिटी क्या होनी चाहिए, 30 to 35%। इसके बाद सैलिनिटी के बाद, टेम्परेचर के बाद अगर हम डेप्थ होती है वो होती है 180 फीट, 180 फीट तक, क्योंकि वहीं तक सनलाइट पेंट्रेट होती है। जब पेंट्रेट होती तो उसके कारण से ही फोटोसिंथेसिस होगी, और उसी की वजह से गज़ा बनेगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक होता है टूरिज़्म का। टूरिज़्म में जब यंग ये होते हैं कौन? कोरल्स, उनकी वजह से टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, और वर्ल्ड इकनॉमी बूस्ट करेगी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कोस्टल प्रोटेक्शन में, जहाँ पे ये कोरल्स पाए जाते हैं वो वेव्स की इंटेंसिटी को रिड्यूस करते हैं, या अगर सुनामी आएगी कहीं पे उनकी वेलोसिटी जो होती है, इंटेंसिटी वो कम करती है। फॉर एग्जांपल 2004 में हम सुनेम कोस्टल को लेस डैमेज हुआ देन दैट ऑफ अदर कोस्टल्स ड्यू टू दिस, वहाँ पे कोरल्स पाए जाते थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके थ्रेट्स की, थ्रेट्स होते हैं मतलब फॉर एग्जांपल एसिडिफिकेशन की वजह से इनकी डेथ होती है कोरल्स की, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होती है। और उसके बाद पोल्यूशन की वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है। ब्लीचिंग होती है जब एल्गी वहाँ से बाहर निकलता है, उसका कलर कोरल का चेंज होता है, उसको कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। पोल्यूशन की वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से, सैलिनिटी की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद अगर सी लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज होगा तो सनलाइट पेंट्रेट नहीं करेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ग्रो नहीं होगी। ये है थ्रेट्स। दिस वाज ऑल अबाउट कोरल रीफ्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।